नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अंश श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप को पता है कि इस समय समुद्री तूफान से उड़ीसा, असम, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग बरसात और आंधी से पीड़ित हैं और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पर मैं निवास करता हूं, हमारे अयोध्या के इस परिक्षेत्र में, अयोध्या से मैं लगभग 25 किलोमीटर दूर अपने इस आवास से बैठ के आपको संबोधित कर रहा हूं, तो पूरा अयोध्या क्षेत्र या अवध क्षेत्र इसमें भीषण बारिश से सरोबोर है और बिल्कुल मेरे इस कमरे को किसी भी गर्मी का आभास नहीं हो रहा है। सारी खिड़की और दरवाजे बंद हैं, पंखे बिल्कुल बंद हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा है। हालांकि हमारे उड़ीसा, असम के साथियों ने अनुरोध किया था कि 2-3 दिन इस क्लास को रोक दिया जाए, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि इस क्लास का आनंद तो बाद में भी यूट्यूब से या हमारे इस लिंक को खोल के ले सकते हैं। इस कारण मुझे कम समय के लिए आपके बीच में उपस्थित होना पड़ा। हमारे एक साथी कल लिख रहे थे, लक्ष्मी राम करके उनका नाम है। उन्होंने लिखा कि सर, आपका क्लास बड़ा लंबा हो जाता है और बहुत बोरियत महसूस करते हैं और आप 20 मिनट 25 मिनट तो लोगों के नाम पढ़ने में लगा देते हैं और मतलब की बातें आप नहीं कर पाते हैं। मुझे हंसी भी आती है और उनके सवाल पे जवाब आप सभी दे सकते हैं। हमारी आपकी सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे हम आप अपने दिल की बात, आपस की बात भी करते हैं। और चूँकि मैं ये क्लास लगातार अपने साथियों को जीवंत करने के लिए ले रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि हम इस क्लास में केवल टू दी पॉइंट बात नहीं कर सकते। हमको अपने सामने वाले को टू दी पॉइंट ले करके सीधे समझाने में वो आनंद नहीं आएगा या समझने वाला उस हिसाब से नहीं समझ पाएगा जैसा मैं समझाना चाहता हूं। और इसीलिए हम कुछ अपनी बातचीत, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप ही को बता रहा हूं, जब मैं अपने क्लास लेता हूं अपने कॉलेज में तो वहाँ भी हम तरह तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं, तरह तरह की बातों से स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस समय आप सभी उम्र में, चाहे हमसे बड़े हों चाहे छोटे हों, एज ए स्टूडेंट ही इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाने के लिए अपनी भूमिका भी बनाता हूँ। विशेष करके आप सब लाइन पर रहते हैं तो कभी कभार अगर मेरे पास समय कम रहता है और मैं देखता हूँ कि हमारे साथी लोग लाइन पर हैं तो मैं उनके नाम भी पढ़ना चाहता हूँ। हमारे कई साथी पहले लिखते थे कि आप नाम नहीं पढ़ते हैं, हम लोग लाइन पर रहते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं कि आप हमारे नाम को बोलेंगे। और हमारे कई साथियों को आपत्ति है कि आप नाम में समय बर्बाद करते हैं। खैर, अपनी अपनी पसंद, अपना अपना शौक। मुख्य मैं समझता हूं कि 30 मिनट 32 मिनट से अधिक तो मैं नहीं लेता हूं। अब 30 मिनट भी आप मेरे वीडियो को ना सुन पाएँ और आप टू दी पॉइंट क्यों ले देखें कि मैं तहरी बना करके रख दूं और आप उसको चम्मच से उठा के खा लें। होना ये चाहिए कि आपको चावल दाल इकट्ठा करके और सब्जी का मसाला और तेल, प्याज, लहसुन सब काट करके मिक्स करके बनाने के बाद फिर उसको खाना चाहिए। लेकिन आप पका पकाया खाना चाहते हैं कि मैं केवल ये कह दूं कि इस रोग का ये दवा है और इसका ये डोज है और क्लास ख़त्म कर दूं, जैसे हमारे तमाम साथी लोग करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्टाइल है क्लास लेने की। मेरी स्टाइल यही है। आपको पसंद आए तो आपका लाइन पर स्वागत है, अगर आपको पसंद ना आए तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, आप हमारे लाइन से हट जाइए। भाई, हमारे देश के सभी चाहने वाले हर तरह के लोग हैं, तो मुझे सभी की पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा और किसी एक की पसंद नापसंद पर इस क्लास का कोई मायने नहीं रखता। ये क्लास किसी एक व्यक्ति की पसंद या नापसंद पर नहीं चल रहा है। आज हमारे पास जो विषय आए हैं वो 3 विषय हैं। पहला विषय है डॉक्टर महेंद्र जी का है, जो प्रयागराज से हैं। दूसरा विषय है डॉक्टर वीना वोरा का, जो दिल्ली से हैं। और तीसरा विषय मेरा खुद का है। पहला विषय है डॉक्टर महेंद्र प्रयागराज से। ये लिखते हैं कि सर, जब हम किसी रोगी को अधिक दवाओं का कॉम्बिनेशन देते हैं तो वो रोग
देर में होता है, यानी रोगी को वो दवाएं देर में काम करती हैं। लेकिन जब हम किसी रोगी को कम दवाओं का कॉम्बिनेशन देते हैं तो रोगी जल्दी ठीक होता है, अर्थात रोग पे हम जल्दी नियंत्रण करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? अब जो साथी इस सवाल को नहीं सोच पाए, मैं उनको समझा दूं पहले। यही मेरे समझाने का तरीका है और यही कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये टाइम पास कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि मान लीजिए कोई एक रोगी हमारे पास शिकायत लेके आता है और हम उसको 7 तरह की 8 तरह की दवाओं का मिक्सचर बना के देते हैं, तो रोगी को देने में 7-8 तरह का मिक्सचर का मतलब होगा कि हम एक दवा में S1 भी डाल दें, P1 भी डाल दें, L1 डाल दें, S3 डाल दें, विभिन्न प्रकार के और मिक्सचर मिला दें, और अगर हम किसी को 2 ही 3 दवा दे दें तो जल्दी काम कर जाता है। महन जी, ये आपका प्रयोग है और इस प्रयोग के लगभग कुछ बातों से मैं सहमत भी हूं। मैं भी इस बात का आपसे आग्रह करता हूं, सभी साथियों को बताता हूं कि रोगी को कम से कम दवा, जैसा कि आप मेरे फार्मूले जो मैं लिखता हूं आप उठा करके देख लें कि मैं 4 दवाएं या अधिकतम 5 दवाओं का मिश्रण देता हूं, और किसी किसी में 2 देता हूं, किसी में 1 ही देता हूं या किसी में 3 देता हूं। अगर मेरे पहले फार्मूले में 4 दवाएं हैं तो दूसरे फार्मूले में आप गेस करेंगे कि उसमें 3 दवाएं होंगी, और तीसरे फार्मूले को अगर हमें देना पड़ा तो उसमें 2 या 1 दवा भी हो सकती है। जब हम नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ाने का तात्पर्य हो गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नंबर ऑफ एंजाइम्स की क्वालिटी को बढ़ा देना। अब एंजाइम्स चूंकि सूक्ष्म मात्रा में बॉडी में काम करते हैं, एंजाइम्स एक विशेष मात्रा में ही जाकर के अपने टिश्यू फ्लूइड के साथ उस टिश्यू के एंजाइम्स से अपने आप को मैच करते हैं। तो जब हम अधिक मात्रा में एंजाइम्स को शरीर में प्रवेश कराते हैं तो कम मात्रा वाला एंजाइम्स जितनी देर में काम करना चाहेगा उससे ज़्यादा उसको रोकने के लिए ज़्यादा मात्रा में एंजाइम्स वहाँ पहुँचे रहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए 2 मिलीग्राम एंजाइम्स की हमको ज़रूरत है और हमने 10 मिलीग्राम एंजाइम दे दिया है, तो 2 अपना काम तो त्वरित करना चाहता है, लेकिन 8 मिलीग्राम एंजाइम्स उसके कार्यों को बाधित करने लग जाते हैं, अर्थात वो फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ वापस लौटना चाहते हैं। तो एक क्रिया आगे हो रही है और एक क्रिया बैक में हो रही है। तो बैक वाली क्रिया में चूंकि एंजाइम्स की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्रिया पहले होने लगती है और कम मात्रा वाले एंजाइम्स के प्रति उसकी क्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन जब आप दवाएं कम मात्रा में देते हैं, यानी कम एंजाइम्स का सिलेक्शन करते हैं, सटीक एंजाइम्स का सिलेक्शन करते हैं, टू द पॉइंट एंजाइम्स का सिलेक्शन करते हैं, या यूं कहें मेडिकल टर्म में कि हम टू द पॉइंट मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, तो वो औषधियां जा करके हमारे बॉडी के टारगेट सेल पर, टारगेट सेल का मतलब जहां पे उन औषधियों को पहुंचना है, जिस भाग में उनको पहुंचना है, जहां पे उनका कार्य है, तो जब ये टारगेट सेल पर पहुंच जाती हैं तो उस टारगेट सेल पे जा करके इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है मॉडरेट करने का एज ए कैटालिस्ट, वो फंक्शन हमको तेज दिखाई पड़ता है। इसलिए कोशिश करें आप सब जितने भी साथी से मैं लाइन पर हैं, महेंद्र शर्मा महन जी का ये जो सवाल है कि औषधियों का चुनाव कम से कम करें। अनावश्यक औषधियां देने से हालांकि हमारे शरीर पे कोई उसका हानि नहीं होगा, न कोई विशेष उसका असर पड़ेगा चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन है, लेकिन जब आप ज़्यादा मात्रा में दवाएं दे देते हैं तो जो काम प्रॉपर वे में जल्दी करना चाहिए उस काम में थोड़ी रुकावट इसलिए आती है कि फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ पर प्रभावी हो जाता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म ये क्या है, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप जाकर के एंजाइम्स में फीडबैक मैकेनिज्म को थोड़ा सा पढ़ डालें। हालांकि मैंने फीडबैक मैकेनिज्म पर अपने किसी एक क्लास में बहुत विस्तृत चर्चा की थी जब मैं फिजियोलॉजी आपको बता रहा था। दूसरा सवाल हमारा बीना बोरा जी का दिल्ली से है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। बीना बोरा जी लिखती हैं कि 3, 4, 5 या अधिक प्रकार की शिकायतें लेकर के रोगी हमारे पास आता है, तो हम रोगी को दवा किस आधार पर दें, उसके किस रोग की को हम ध्यान दें और कैसे दवा को सिलेक्ट करें। अगर आपकी समझ में आ गया हो, सपोज कीजिए कि रोगी कहता है कि सर मुझे सर दर्द है, मुझे भूख नहीं लगती है, मेरा पेट नहीं साफ होता है, मेरे सीने में जलन होती है, हाथ पैरों में ऐंठन होती है, नींद नहीं आती है, हमको दिल की धड़कन हमारी बढ़ जाती है, सांस हमारी फूलने लगती है, तमाम तरह के मल्टी सिम्टम्स लेकर के
और मल्टी कंप्लेंट लेकर के पेशेंट डॉक्टर के बगल में बैठता है। अब बीना बोरा जी कहती हैं कि सर इसमें हम क्या चुनाव करें, किस रोग को माने, रोगी को कैसे दें। इस समय बारिश और तेज हो गई है, मेरी इस खिड़की से बारिश की आवाज बड़ी तेज आ रही है। देखिए ये इलेक्ट्रोहोपैथी है और इलेक्ट्रोहोपैथी में 38 औषधियां हैं, 38 अंग हैं। रोगी की कंप्लेंट पर जिस रोग की प्राथमिकता प्रभाविकता ज्यादा दिखाई पड़ रही हो, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आपको याद हो, ये मेंडल का प्रभाविकता का नियम था कि जब दो विपरीत प्रकार के लक्षणों को आपस में मिला देते हैं तो पहली जनरेशन में वही लक्षण प्राप्त होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं। अगर माता और पिता एक गोरा और एक काला है तो गोरा रंग काले पर प्रभावी हो सकता है या काला रंग गोरे प्रभावी हो सकता है, यह आने वाली जनरेशन बताएगी। जिस कलर के बच्चे होंगे वो रंग प्रभावी माना जाएगा, जो गुण फर्स्ट जनरेशन में दिखाई पड़ेगा वो प्रभावी माना जाएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन यहां पर डोमिनेंस ऑफ मेडिसिन, डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर, ध्यान से इस बात को सुने, डोमिनेंस ऑफ मेडिसिन, डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर। बीना बोरा जी इस समय लाइन पर आ चुकी हैं और लिख रही हैं थैंक यू सर। तो डोमिनेंस ऑफ मेडिसिन और डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर या सिम्टम्स, रोगी को जिस रोग से सबसे ज्यादा उलझन है, जो उसकी मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसी प्रॉब्लम की मेडिसिन को रोगी को पहले 6 दिन के लिए देंगे। शेष उसकी प्रॉब्लम, उससे आप कॉन्फिडेंस लेकर के कहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसका कीजिए कि मैंने आपके सारे रोगों की दवा इसमें मिला दी है। आप इत्मीनान रखें, आपके हर रोग कंट्रोल होंगे। और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आप उसको सीएनएस जरूर दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि रोगी कहता है कि सर हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुझे रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन सर जब मैं रात में सोता हूं तो सर दर्द होने लगता है, जी मचलाने लगता है, गैस बनने लगती है, उलझन होने लगती है। अब ये तमाम कंप्लेंट वो करेगा, लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसको रात में नींद नहीं आती है। अब आपको नींद लाने की प्राथमिकता, क्योंकि जब तक वो सोएगा नहीं तब तक उसके सारे ऑर्गन्स स्थिर नहीं होंगे, सारे बॉडी के ऑर्गन्स एक होम्योस्टैटिसिस में आने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले उसके माइंड को सबसाइड करने के लिए आपको नींद लाने की प्राथमिकता की दवा देनी पड़ेगी। जब नींद उसको आने लगेगी और रोगी अपने आप को बेटर फील करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके अन्य रोग भी उसके साथ दूर होते जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट टाइम में रोगी आपके पास आता है तब आप उससे पूछिए कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर रोगी कहेगा कि नींद तो मुझे आने लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी गैस की प्रॉब्लम कुछ कम नहीं हुई है। अब आप दूसरी बार नींद की दवा तो आप चलाएंगे, अभी आप उसको बंद नहीं करेंगे। अब दूसरी बार आप रोगी को गैस की प्रॉब्लम के लिए भी दवा देना शुरू करेंगे। इसी तरीके से 2-3 बार के टर्न में आप लगभग उसकी सारी शिकायतों को कवर कर ले जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप प्राथमिकता देंगे रोगी की प्रमुख शिकायत को, जो उससे उसको ज्यादा तकलीफ है। अब मान लीजिए कोई कैंसर का रोगी आ गया, माउथ कैंसर है, टंग कैंसर है, और वो कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे स्वाद नहीं मिल रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, चेहरा मेरा भारीपन लगता है। तो आप इन सारी परेशानियों को नज़रअंदाज करके केवल और केवल उसके माउथ कैंसर या टंग कैंसर पर ही ध्यान देंगे। जब आप मेन मुद्दे पर, मेन प्रॉब्लम पर, मेन समस्या पर आप नियंत्रण कर ले जाएंगे तो उसके सारी अन्य शिकायतें अपने आप सबसाइड होना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर चिदानंद धालपौरपुर से हैं। आई एम ए डॉक्टर ऑफ चिदानंद फ्रॉम कर्नाटका। जी, आपका वेलकम है इस कार्यक्रम में, मैं स्वागत करता हूं। आप कर्नाटक से इतनी रात में मेरे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो ये 2 समस्याएं मैंने आपकी हल की, डॉक्टर महन जी की अधिक दवाओं की मात्रा और वीना बोरा जी की एक से कई शिकायतें रोगी की। अब वीना बोरा जी चूंकि महिला हैं तो उनके पास महिलाओं की कंप्लेंट ज़्यादा आती होगी, तो महिलाओं में भी जो शिकायतें प्रमुख होंगी
वहाँ पर जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि महिला की हर शिकायत की प्रमुखता में C1 जरूर जुड़ा होगा। इस नाते C1 कंपलसरी होगी। आप CNS दें तब भी C1 उसके साथ जोड़ दीजिएगा। अब एक शॉर्ट फॉर्म में APP का जो एक सवाल गूंज रहा है लोगों के दिमाग में, कल से कई लोगों ने APP के बारे में मुझसे सवाल किया कि सर APP पे चर्चा आपने कभी नहीं किया, यानी एक्वा, परला, पेला। इसमें 3 शब्द हैं, एक्वा, परले और पेला। एक्वा मीन होता है लिक्विड, वाटर, एक्वियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, वाटर फॉर्म, जलीय फॉर्म। और पर मीन होता है मोती, और पेला मीन होता है रॉक या स्टोन। हालांकि हमारे कई लोग इसको स्किन भी मानते हैं या खाल मानते हैं, चमड़ा मानते हैं, लेकिन जो सही शाब्दिक अर्थ है, मिस्टर मोहम्मद आमीन चिश्ती जी लिख रहे हैं CNS 1, 2 and gastric problem according to your formula prepared and usually by me with using properly 1 instead D3 having good result after 1 week used for insomnia and mental satisfaction in all reset. Thank you sir. मिस्टर चिश्ती जी, यही सब जो आप लोग लिखते हैं, यही पूरा देश, पूरा विश्व इस फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देखता है। मैं कोई अहंकार नहीं करता और मैं अपने ज्ञान का ये नहीं कहता कि मैं परिपूर्ण हूँ। कोई भी आदमी पूरा नहीं होता है, हर व्यक्ति जीवन भर सीखता और मैं भी जीवन भर सीखता हूँ। अभी इस क्लास में आने के पहले मैंने 4 किताबें खोली थी APP के बारे में, कुछ समझने के लिए, देखने के लिए, कुछ नयापन मुझे मिल जाए। उन्हीं लगातार स्टडी का ये परिणाम है जो मैंने आपको D3 के आगे प्रैक्टिस करने से रोका और मैंने डाइल्यूशन का विरोध किया है। Dilution is nothing in electrohomeopathy and there is no value or there is no place of dilution in electrohomeopathy. There is only D1, D2 and D3. D1 and D2, D1 and D2 are not for use for patient. Only D3 is a perfect medicine for the patient, and after it you can make, you can change, you can distilled in RS or distilled water for the next preparation of the medicine. नेक्स्ट प्रिपरेशन का मतलब जो आपको 450 ml बनाता हूँ। हमारे कई साथी, हमारे एक सीनियर साथी, हालांकि आजकल उन्होंने अपने एक विशिष्ट साथी के कारण मुझसे अपने संबंध विच्छेद कर ली। नेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, बरसात चूंकि तेज है। हमारे कई सीनियर साथी ये कहते हैं फार्मूले तो मुझे पूछते हैं और विभिन्न रोगों में, और बाद में 10 दिन बाद कहते हैं कि भाई अनिल यार तुम्हारा फार्मूला कुछ सटीक काम नहीं कर रहा है। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी दवा कहां से है तो दवा की कंपनी का नाम तो बता देते हैं जहां से वो दवा मंगाते हैं। और जब मैं कहता हूं कि उस कंपनी की दवा सिर्फ D3 तक आप लिए हैं, D3 के आगे जो मैं बता रहा हूं उस तरह आप काम कीजिए, तो कहते हैं भाई इतनी बड़ी बोतल कौन बनावे, 38 बोतल कौन बनावे, मैं जिस तरह दे रहा हूँ डाइल्यूशन में, फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकेंड, थर्ड, मैं उसी तरह दे रहा हूँ, मुझे उसके बेहतर रिजल्ट मिल रहा है और आपके फार्मूले को से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ नाटक करते हैं। दरअसल वो मेरे फार्मूले को अपनाते हैं, रोगी उनके ठीक होते हैं, लेकिन वो सुपर एक्सपीरियंस दिखाते हुए मेरे हर फार्मूले को नकारते हैं, क्योंकि वो 450 ml में उसको बनाना नहीं चाहते। और जब तक D3 को आप 400 ml में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक बेस्ट रिजल्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो हार्मलेस रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर आप हार्मलेस रिजल्ट चाहते हैं और जो साथी बेहतर परिणाम पाते हैं बिना 450 ml के, उनका एग्रावेशन दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनकी दवाएं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नहीं होती हैं। विभिन्न कंपनियां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कोहेबेशन प्रोसेस दवाइयां नहीं बना रही हैं, वो फर्मेंटेशन बना रही हैं। जैसे सिरका एक बार ग्लूकोज गन्ने के रस को सड़ा करके बना करके निकाल दिया जाता है, वो फर्मेंटेशन हो गया। वो उसमें ईस्ट या खमीर जिसको आप कहते हैं फंगस से उसको तैयार कर दिया गया और उसके प्रोसेस चेंज कर दिए गए। जितने उसको हम निकालते जाएंगे उतने वो बनता चला जाएगा। फंगस जितने उसमें होंगे उसी को छान के हम अलग कर लेते हैं।
लेकिन जो कोहेशन प्रोसेस है, हमारी दवा बनाने का तरीका ये है कि हमने सपोज कीजिए कि हमने किसी प्लांट की स्टेम को, स्टेम मीन तना, किसी तने को हमने लेकर के किसी 2 लीटर के पानी में हमने 1 किलो की डंठल डाल दिया है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर छत पे धूप में ट्रांसपेरेंट जार में वो डाला हुआ है, और 25 दिन बाद उसका छिलका छोड़ देता है, पानी का कलर चेंज हो जाता है, उसमें कुछ गंदगी सी दिखाई पड़ने लगती है, बाद में नीचे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नीचे वो बैठ जाता है और ऊपर ट्रांसपेरेंट होता है। हम फिर उसको छान लेते हैं, छान करके वो पार्ट अलग कर देते हैं और फिर उसी टहनी की ला करके उसमें डाल देते हैं, उतनी ही टहनी हम फिर उस पानी में डाल देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो फिर अलग हो जाता है, उसका छिलका अलग हो जाता है, उसके अर्क अलग हो जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है और फिर हम उसको छानते हैं। इस तरह छानते छानते हम ये प्रक्रिया लगभग 4 बार, 5 बार, 6 बार करते हैं और अंत समय वो आता है जब हम टहनी को जिस रूप में डालते हैं वो उसी रूप में उसमें पड़ी रह जाती है। उसमें का एक भी पार्ट ना तो अलग होता है बिल्कुल, और अगर कुछ दिन और उसमें डाल दें तो हम देखते हैं कि उसमें से नए छोटे छोटे कल्ले, जिसको आप कहते हैं, या न्यू ब्रांच ऑफ स्टेम उसमें निकलने लगता है। और तब वो टाइम होता है कि हमारा मेडिसिन प्रिपेयर हो गया है। इसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसीलिए शॉर्ट टेकिंग प्रोसेस में लोगों ने अपने लैब में गर्म पानी भाप दिखाते हुए, भाप के अंदर उसको डालते हुए और ड्रॉप बाय ड्रॉप या फर्मेंटेशन करके कहते हैं कि हमारी दवा बन गई। हमारे कई जगहों पर देखा हमने, बड़े बड़े ड्रम में मटेरियल को डाल दिया गया, उसकी जड़ी बूटियों को सुखा दिया गया, उसको पीस दिया गया, पीस करके डाल दिया गया, घोल करके हिला दिया गया और अपने डॉक्टरों को शीशी भर भर के दे दिया, कहा गया ले जाइए इससे D1, D2, D3 बना लीजिए। ये सिर्फ बिजनेस के तरीके हैं। दवाइयाँ तो काम करेंगी, कुछ दिन तो काम करेंगी। आप जैसे एक किसी पैथी में दवा आज काम कर रही है, कल वो दवा कुछ और रिएक्शन करती है, वैसे हमारी पैथी में भी अगर दवाओं के बनने का सही फार्मूला नहीं है तो आज वो दवा क्विक रिस्पॉन्स दे सकती है कुछ देर के लिए, लेकिन आफ्टर टाइम बीइंग, फॉर टाइम बीइंग, कुछ दिन बाद वो हमको उसका रिएक्शन दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो सही प्रोसेस से इलेक्ट्रोहोमोपैथी विधि से नहीं बनाई गई है, और वो जिस पैथी के विधि को अपनाया गया वो पैथी की विधि भी नहीं अपनाई गई। इस नाते वो जिसको हम कह सकते हैं मिक्सी प्रोसेस हो गया। तो जब मिक्सचर प्रोसेस हो गया या मिक्सी प्रोसेस हो गया तो वो दवाएं काम नहीं कर पाएंगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप सही दवाओं का चुनाव करें। D1, D2, D3, D1 और D2 हमारे रोगियों के यूज के लिए नहीं है। D3 से आप 450 ml कन्वर्ट कर लें, 5 ml निकाल करके 445 ml में डाल दीजिए और उसको 2 बार 3 बार हिला दीजिए। यहीं पे हिलाने पे मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे कई साथी कहते हैं कि दवाओं को बनाने में D1, D2, 3 या डाइल्यूशन बनाने में उसमें 150 स्ट्रोक, 151 स्ट्रोक, 105 स्ट्रोक देना चाहिए। और स्ट्रोक क्यों देना चाहिए इसका उन्होंने आज तक कारण नहीं बताया। केवल सुनी सुनाई रटी रटाई बातों कहते हैं कि स्ट्रोक देना चाहिए। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में स्ट्रोक देने का क्या मतलब है? जब हम कोहेशन प्रोसेस से दवा बना ही लेते हैं तो फिर हम उसको स्ट्रोक क्यों दे रहे हैं? स्ट्रोक कहाँ से आया? स्ट्रोक देने का मतलब क्या है? जब हम किसी पानी के बोतल पे ठोकेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा अगर बढ़ गई तो उसका रिएक्शन बढ़ जाएगा, और जब वो स्थिर रह जाएगी तो उसका रिएक्शन दूसरा हो जाएगा। अब चूंकि लोग सुनी सुनाई बातों, मुझे यही कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी विज्ञान है, और विज्ञान को जानने के लिए आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान के समकक्ष आपको लगना पड़ेगा, वैज्ञानिक स्तर पर उसको सोचना पड़ेगा, दिमाग को आपको लगाना पड़ेगा। आप जड़ी बूटियों को ला करके और ड्रम में घोल करके और कह दें कि मैंने दवा बना दिया, और फिर आप उसको शीशियों में घोल करके कह दें D1, D2, D3 इससे बना लीजिएगा, और फिर कह दें इसमें स्ट्रोक लगा दीजिएगा, और उसका कारण आप ना बता पाएँ कि स्ट्रोक क्यों लगाते हैं। स्ट्रोक का कारण बता दें। जितने लोग कहते हैं स्ट्रोक बताएंगे, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूं। मेरा ये वीडियो आप उन तक पहुंचा दें जो लोग कहते हैं कि दवाओं को बनाने में स्ट्रोक लगाना चाहिए, इसमें इतने स्ट्रोक ठोकना चाहिए। उस स्ट्रोक का मतलब क्या है और क्यों लगवाते हैं, इसका कारण स्पष्ट कर दें। चलिए ये सवाल हम छोड़ देते हैं। अब आइए एपीपी पर। एपीपी पर हमारे कई साथियों ने कहा कि आप एपीपी की चर्चा नहीं करते हैं। एपीपी का नाम मैंने आपको बताया, एक्वा परला पेला, जलीय मोती का स्टोन। मोती कठोर होता है, हार्ड होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसको जलीय बनाया गया है। यानी मोती जैसे हार्ड स्ट्रक्चर को जलीय बनाना
अर्थात मुलायम करना, इसका शाब्दिक अर्थ ये बना। लेकिन अब अलग अलग राइटरों ने अलग अलग व्याख्या इसकी दी है। किसी ने इसको कहा है कि एक वाटर ऑफ स्किन कहा है, किसी ने इसको ब्यूटी स्किन का एक ऑइंटमेंट बता दिया है। अब सवाल ये है कि क्या एपी, मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, मेरा मुद्दा थोड़ा सा अलग हटके है। एपीपी का उपयोग क्या केवल चेहरा धुलने के लिए है? एपीपी में जो प्लांट मिलाए गए हैं 8 प्लांट, वो प्लांट क्या चेहरा धुलने में ही काम आएंगे? अगर एपीपी का सेवन आंतरिक रूप से कर लिया जाए तो क्या अगर वो जाकर के हमारे स्किन पर उसका फंक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा? यही आज का सवाल मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ और इस क्लास को आज यहीं बंद कर रहा हूँ। कल मैं आपसे, पहले मैं आपकी राय व्हाट्सएप पर जानना चाहूँगा कि क्या एपीपी को, जैसे हम अन्य दवाएं देते हैं पीने के लिए, अगर हम उसको पी लें, पीने के रूप में यूज करें, तो एपीपी का रोल क्या हमारे शरीर पर दिखाई पड़ेगा? उसका एक्शन अच्छा होगा या नहीं होगा? इसी पर क्वेश्चन मार्क आज मैं लगा रहा हूं। मैंने पहली बार आप लोगों से सवाल किया है, जवाब मुझे आपके 24 घंटे में चाहिए। कल रात 10 बजे मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा और मैं आप सबको कहूंगा कि आप सब ऑनलाइन रहें, क्योंकि कल मैं तमाम दवाओं का प्रयोग अपने ऊपर करते हुए दिखाऊंगा। कल मैं 2 काम करूंगा, मैं एपीपी को आपके सामने पीऊंगा और 5 इलेक्ट्रिसिटी को उठा करके अपने आपके सामने मैं पी करके दिखाऊंगा। मेरे पास 3 कंपनियों की दवा तो यहाँ मेरे घर पर ही रखी है। मैं उन तीनों कंपनियों के RE, YE, WE, GE, APP सब निकाल के रखूंगा इसी मेज पर और आपको दिखाता जाऊंगा और मैं उसकी 10-10 ड्रॉप पीता जाऊंगा। और मैं आपका ये कॉन्फिडेंस बनाना चाहूँगा, बनाने का प्रयास करूँगा कि देयर इज़ नो पॉजिटिव, देयर इज़ नो नेगेटिव। अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी की हमारे शरीर में तात्कालिक आवश्यकता नहीं है तो वो किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेंगी। और आप लोग ये भी कह सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि सर इन दवाओं को पी के बताइए। आप जो दवा कहेंगे 38 में से, मैं उस दवा की शीशी को उठा करके 10 से 20 बूंद जितना आप कहेंगे मैं पी लूँगा। और ये बताना चाहूँगा कि यदि हमारे शरीर में किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है तो वो हमारे शरीर में हानि नहीं पहुँचाएंगी, यदि वो दवा इलेक्ट्रोहोपैथिक कोहेवेशन प्रोसेस से बनाई गई है तो। और अगर कोई दवा मेरे ऊपर रिएक्शन करेगी, नहीं तुरंत करेगी, 24 घंटे बाद करेगी, 15 मिनट बाद करेगी या 2 दिन बाद करेगी, तो मैं उसका रिएक्शन भी आपको बताऊंगा और मैं तब तत्काल बता दूंगा कि ये दवा जो इस कंपनी की है ये गलत है। इस कारण कल आप रहेंगे, बहुत से लोग अपने बायो एनर्जी का झटका दे करके और कहते हैं मैंने झुका नहीं दिया, देखिए मैंने 1 बूंद इनके हाथ पर डाला और देखिए कितनी एनर्जी आ गई। मुझे हंसी आ रही थी। अभी परसों विश्वरूप चौधरी का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक संस्थान ने जोड़ करके उसके 2 एक्सपर्ट और एक सज्जन और विश्वरूप जी से संवाद कर रहे थे। विश्वरूप जी ने उसका बहुत सटीक उत्तर दिया कि मैं सिर्फ उनकी डाइट के बारे में आपको कंसल्ट कर सकता हूं, बाकी आप जो कर रहे हैं वो आपका अपना वर्क है। और उन्होंने कहा मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं, और वही डेमो जो आज से 5 साल पहले मेरे सामने इलाहाबाद प्रयागराज में वो डेमो किया गया था कि जरा सी इसमें, मुझे याद आता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हुए थे डैश पर और मैं उस कार्यक्रम का एंकर था और हमारे सारे इलेक्ट्रोहोपैथी के सीनियर साथी भी थे। और वहीं पर हमारे एक युवा साथी जो आजकल ये डेमो दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसका फिजिकल एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं। और उस समय डॉक्टर उनके मालवीय जी जो अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, मदन मोहन मालवीय के भतीजे हैं वो भी डैश पर थे। वो अबुल कलाम जी के साथ वो कार्य कर चुके थे उस अनुसंधान केंद्र में, यानी एक वैज्ञानिक भी उस मंच पर थे। और ये डेमो दिखाया गया। पहले एक व्यक्ति को खड़ा किया गया और उनके हाथ को पकड़ के झटका गया तो वो थोड़ा सा झुक गए। बाद में कहा गया कि अब मैं उंगली डुबो रहा हूं इस दवा में इलेक्ट्रोहोपैथिक और अब एनर्जी तुरंत पहुंच जाएगी बॉडी में और मैं इनको झुका रहा हूं। तो संयोग से चूंकि वो ट्रेंड नहीं थे इलेक्ट्रोहोपैथिक के कारनामों को करने के लिए, उन्होंने फिर हाथ पकड़ा दवा छुलाने के बाद और फिर झटका तो वो झुक गए। तो चूंकि बोलना मुझे था, एज ए एक्सपर्ट मुझे ही उस कमेटी ने तैनात किया था बोलने के लिए और मैं एंकर भी था और मैं एक्सपर्ट भी बनाया गया था, तो मैंने कहा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में असफल रहे।
मैंने उनको फेल नहीं कहा, असफल रहे। और जब मालवीय जी मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं अनिल जी के इस वाक्य की सराहना करता हूं कि इन्होंने कहा कि आप असफल रहे। असफल का मतलब होता है कि व्यक्ति बार बार प्रयास करके अपने बात को प्रमाणित करे, और फेल होने का मतलब कि वो फेल हो गया, उसका एक्सपेरिमेंट अब दोबारा उस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। लेकिन असफल होने का मतलब कि जो प्रयोग आप कर रहे हैं उसको फिर से मन लगा के करिए। तो अब मैं आपको बताऊं फिजिक्स में कि जब आप किसी व्यक्ति को स्ट्रेट खड़ा कर देंगे और स्ट्रेट खड़ा करने पे इस कलाई के नीचे जब आप उसको दबाएंगे तो आप उसको नहीं झुका सकते हैं, और अगर आप कलाई के ऊपर पकड़ के आप थोड़ा सा झुकाएंगे तो कितना स्ट्रेट खड़ा हो तो झुक जाएगा अपने बाएं साइड या दाएं साइड, जिधर से आप झुकाना चाहते हैं। तो एनर्जी को लगाने के बाद वो कलाई के पास पकड़ के जब खींचते हैं तो व्यक्ति का शरीर नहीं झुकता है, क्योंकि फिजिक्स का फार्मूला है जब आप किसी के लंबवत खड़े हो जाएंगे और आप कितना भी बल लगाएंगे तो आपका बल नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ चला जाएगा, तो शरीर नहीं झुकेगा। अब इसमें कौन सा डेमो, इसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी के कौन सा एनर्जी तुरंत चली जाती बॉडी में, इतना इंस्टेंट रिजल्ट बताने का मतलब कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी को बिल्कुल खिलवाड़ बता देना, इलेक्ट्रोहोमोपैथी की सारे के सारे हवा का महल बना देना, यही सब चीजें हैं। और विश्वरूप जी ने इस पे मुस्कुरा दिया, वो इस बात को समझ गए कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते, और मैं भी उस डेमो को सुन रहा था, देख रहा था। तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी को खिलवाड़ मत बनाइए, हवा महल मत बनाइए। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ शरीर के अंदर जाने के बाद एज एंजाइम्स कोशिकाओं के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के साथ मिल करके उनको केवल मोडिफिकेट करती हैं, वहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं करती हैं। अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी की दवाओं में इस तरह की एनर्जी आप दिखाते हैं कि मैंने अंगुली डुबोया और इसके बाद इतनी एनर्जी आ गई, तो क्या तुरंत टारगेट सेल पे पहुंच के इतना इंस्टेंट रिजल्ट वो कहाँ से आया, किस प्रकार आया, आप उसको भी समझा दीजिए। अगर आप कहते हैं कि ये बायो एनर्जी है तो बायो एनर्जी तो ठीक है, चलिए एनर्जी मान लिया, लेकिन इस तरीके का डेमो करके इलेक्ट्रोहोमोपैथी को हवा में उछालना, हवा के बारे में बात करना, ये जरा अपने आप को हंसी लगती है और सरकार भी इस पर हंसेगी, लोग भी इस पर हंसेंगे, क्योंकि ये कहीं टेस्टिंग में नहीं है। वो जो पन्ना आप लोग दिखाते हो कि मैंने इस लैब में ये टेस्ट किया है, वो पन्ना तो 100 साल से चल रहा, आज आपका कराया नहीं है, आप उसको श्रेय मत लीजिए। हमारे तमाम साथियों ने उसको प्रूव कर दिया है कि पन्ना 100 साल पहले का टेस्टिंग चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटीज में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो आप कहते हो कि आप जापान से करा के लाए हो, ये बिल्कुल गलत है। तो आज सवाल मेरा इतना ही कि एपीपी को क्या हम आंतरिक यूज करें तो क्या वो अपना एक्शन दिखाएगी बॉडी पर, स्किन पर या नहीं। इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। कल इसी सवाल के उत्तर के साथ मैं आपके बीच रहूंगा। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।